हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चल रही है एमसीक्यू बेस्ड मोस्ट टाइम क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपको आज हम यूनिट सेकंड का अध्ययन करेंगे। ये यूनिट सेकंड किसकी है ये भी बता देता हूँ आपको मैं। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें भौतिक भूगोल और या कह सकते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी के प्रमुख एमसीक्यू बेस्ड जितने क्वेश्चन बनते हैं आईएमपी यूनिट वाइज मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले वाली वीडियो में यूनिट वन यानी कि इकाई प्रथम मैंने बता दी है। जिसने नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख ले और अपने क्वेश्चंस को अपने अंदर नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, आज हम देखेंगे यूनिट सेकंड की प्रमुख जो क्वेश्चंस बनते हैं। ये भौतिक भूगोल की यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में अभी एमसीक्यू बेस्ड ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि प्रिपरेशन 2022। ये मैं लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ, बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, ये मेरी आशा है। जो पिछले साल मैंने सेकेंड ईयर का पेपर बनाया था एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें फर्स्ट पेपर में बच्चों के 70 में से 70 नंबर पूरे आए हैं। ऐसे भी बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं और मेरे पास आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देखें, समझिए और लिखें जरूर, नोट डाउन जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पेपर शुरू करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के कितनी गहराई में जाने पर, यानी कितने आंतरिक रूप में जाने पर 1 डिग्री तापमान इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर ये याद रखना है आपको, कितनी गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो कितनी गहराई पर जाने पर, 32 मीटर की गहराई में जाओगे आप, पृथ्वी की धरातल से 32 मीटर की गहराई में जाओगे तो कितने डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। या ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पृथ्वी की 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में होती है तो 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बल कितने प्रकार का होता है। तो आपको ये चीज मोस्टली याद रखना है, क्योंकि आपके बल और वलन और भ्रंशन ये मुख्य टॉपिक हैं, जिसमें से बल से संबंधित आपका ये पहला टॉपिक है। तो उसमें बल कितने प्रकार का होता है, तो बल मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतर्जात बल, दूसरा होता है बाह्य बल। अब अंतर्जात देखें कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा है, अंतर्जात बल, और दूसरा कौन सा है, बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल किसे कहते हैं, वे बल जो पृथ्वी की आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी आंतरिक रूप से यानी अंदरूनी रूप से उत्पन्न होते हैं तथा धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करते हैं। धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करते हैं। कौन से बल, निम्नलिखित में से कौन से बल धरातल पर विषमता उत्पन्न करते हैं, तो आपका आंसर होगा अंतर्जात बल। ठीक है ना। और बहिर्जात बल फिर कौन से हुए आपके, तो बहिर्जात बल किसे कहेंगे, बहिर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी पर उत्पन्न विषमताओं को समतल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, समतल, यानी कि धरातल को समान रूप से यानी कि एक रूप में लाने का काम करते हैं। तो इससे ये मतलब हुआ कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, ये वाला वर्सेस वाला संबंध है। जब अंतर्जात बलों द्वारा पृथ्वी पर क्या उत्पन्न हो रही है, विषमता उत्पन्न हो रही है, उच्चावच उत्पन्न हो रहे हैं। पर्वत, पठार, मैदान, वृक्ष, घाटी, ये सभी किसके वजह से होते हैं, अंतर्जात बलों के कारण। और इनको समतल करने का आच्छादन की क्रिया द्वारा वो कार्य कौन करता है, तो बहिर्जात बल करते हैं। इसको मैंने और अच्छे से डीपली, जिसको चैप्टर नहीं पढ़ रखा है वो चैप्टर भी मैंने वीडियोस अवेलेबल करवा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। याद रहेगा आपको, बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा हो गया, अंतर्जात, और दूसरा कौन सा हो गया, बहिर्जात बल। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो धरातल पर उच्चावच उत्पन्न होते हैं, या हम बोल सकते हैं विषमताएं उत्पन्न होती है। विषमताओं को क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं, रिलीफ्स बोला जाता है। ठीक है ना, रिलीफ्स, ये भी आपको याद रखना, इंग्लिश में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्चावचों को समतल करने का कार्य कौन करता है, तो ये आ गया आपका वही बात, बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों द्वारा उच्चावच उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात बलों द्वारा यह उच्चावच क्या हो जाते हैं, समतल करने का कार्य करते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपना बैलेंस बना करके चलती है। ठीक है ना,
भू संतुलन पढ़ा होगा, आइसोस्टेसी पढ़ा होगा आपने, इसलिए आप जानते हैं इस बारे में। अगला क्वेश्चन है कि वलन द्वारा उत्पन्न ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं। अब जैसे कि मैं समझाऊं आपको, इसको थोड़ा इधर देखें। ये मान लो वलन यानी कि मोड़ पड़ना। वलन का मतलब क्या होता है, ये वलन, वलन में ल दिख रहा है आपको, ये वही वलन है। इस तरह से ये क्या है, वलन पड़ गया है किसी भी चट्टानी क्षेत्र में या कहीं भी जो वलन पड़ते हैं। तो अब इसमें दो रूप होते हैं, मुख्य रूप से दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहली तो वो भाग जो नीचे धंस गया है, और दूसरा वो भाग जो ऊपर उठ गया है। जो ऊपर उठता है उसे अलग कहते हैं, जो नीचे होता है उस भाग को अलग नाम से जाना जाता है। ऊंचे भागों को किस नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ऊपरी भाग को, ऊपरी यानी कि ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप, तो इसको बोलते हैं अपनति, ठीक है। और नीचे वाले को ये अपनति या अभिनति, ठीक है ना, अभिनति। एक चीज याद रखना, अप यानी कि ऊपर होता है, ऊपर का मतलब हो गया ऊपर यानी कि अपनति, और नीचे वाले को बोलते हैं अभिनति यानी कि नीचे वाला जो भाग क्या कहलाता है, वलन का ऊपरी भाग कहलाता है। सीधा सा क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आएगा, तो उसको कहते हैं अपनति। वलन का निचला भाग किस नाम से जाना जाता है, तो वो अभिनति के नाम से जाना जाता है। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि वलन द्वारा उत्पन्न ऊपर उठे भाग को यानी कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, ऊपर यानी कि अप, तो हो गया आंसर अपनति, ठीक है ना, क्या हो गया, अपनति। अगला है वलन द्वारा नीचे धंसे भागों को क्या कहते हैं, तो फिर वो हो जाएगा अभिनति। नीचे धंसे वाले भाग को क्या कहते हैं, अभिनति, ठीक है। इसको बार बार आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके आएगा अपनति और अभिनति में से। अगला क्वेश्चन है आपका कि शेल कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है मूल रूप से। तो मूल रूप से चट्टानें भाई साहब 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है आपकी आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टान। आप इसको ब्रीफ में समझ लो, वैसे चट्टानों का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको भी ऑनलाइन देख सकते हैं। देखें, आग्नेय चट्टान किससे बनती है, ज्वालामुखी उद्गार से। किससे बनती है, ज्वालामुखी उद्गार से बनती है। अवसादी चट्टान जो सूक्ष्म जीव और जो पेड़ पौधे अंदर दफन हो जाते हैं किसमें, धरातल में, और उन बहुत सालों बाद वो एक अवसाद के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि बच्चे कुछ रूप में पाए जाते हैं, और उन्हीं में शैलें पाई जाती है। और पेट्रोलियम वगैरह सभी कहाँ से निकलता है, अवसादी शैलों से निकलता है, ठीक है ना। तो अवसाद जो बचता है उससे बनती है अवसादी शैलें। और कायांतरित शैलें वे होती है जो आग्नेय और अवसादी शैलों में ताप एवं दाब अधिक होने के कारण, ताप और दाब, जब इन शैलों में ताप एवं दाब, इन दोनों में ताप और दाब अधिक हो जाता है, तो कौन सी चट्टानें निर्मित होती है, कायांतरित, यानी कि रूप परिवर्तित जिनका होता है वह कौन सी कहलाती है, कायांतरित चट्टान। जैसे मैं कहूं आपको संगमरमर, ये कैसी चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है, जिसका रूप परिवर्तित होता है उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। आपको याद रखना है चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अगला है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, ये मैंने भी बता दिया आपको, कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मान लो मैं ज्वालामुखी बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो ये ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो उस ऊपरी भाग को या उस ऊपरी गर्त को, ये गर्ती है ना, देखो गड्ढा, किस नाम से जाना जाता है, क्रेटर। और क्रेटर में जब पानी बढ़ जाता है तो क्रेटर झील के नाम से भी जानी जाती है। क्रेटर के विस्तृत भाग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, याद रखना। क्रेटर के विस्तृत यानी इसी भाग को अगर मैं बड़ा करके बता दूं आपको, बड़ा छेद हो जाए किसी रूप से, तो वो क्या कहलाएगा आपका, कोल्डेरा, ठीक है। ज्वालामुखी को ऊपरी छिद्र को या गर्त को क्या कहते हैं, तो क्रेटर। फिर अगर आपसे और आगे अंदर डीपली पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि क्रेटर के विस्तृत भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोल्डेरा के नाम से जाना जाता
है। अगला क्वेश्चन है भौतिक अपक्षय के कारक कौन कौन से हैं, यानी कि अपक्षय और अपर्दन दो क्रियाएं हैं अनाच्छादन की। अनाच्छादन की क्रिया में दो चीज आती है, अपक्षय आता है और अपक्षय अपर्दन। और अनाच्छादन की क्रियाएं द्वारा क्या किया जाता है, पृथ्वी पर स्थित विषमताओं को दूर किया जाता है, यानी ये कौन से बल के अंतर्गत आती है, बहिर्जात बलों के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि भौतिक अपक्षय में क्या क्या चीज आती है, किन किन चीजों से तोड़ना फोड़ना, एक तरह से ये है अपक्षय और अपर्दन का अर्थ। तो भौतिक अपक्षय में कौन कौन से तत्व आते हैं या कारक आते हैं, तो उसमें आता है जल, सूर्यताप, तुषार, वायु और दाब। ये इन चीजों की वजह से भी जो पृथ्वी पर उत्पन्न उच्चावच है उनको समतल करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अपक्षय के कारक कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। रासायनिक तत्व भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना को प्रभावित करते हैं तथा अपक्षय जैसा कार्य करते हैं। अब एक चीज एक और बता देता हूं मैं आपको, अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है, फिर ये भी याद रखना। अपक्षय किसी शेल खंड का, किसी भूभाग का अपने ही स्थान पर टूट कर बिखर जाना क्या कहलाता है, अपने ही स्थान पर टूट कर बिखर जाना तो क्या कहलाता है, अपक्षय। क्षय यानी टूटना, और अपर्दन का अर्थ होता है किसी शेल खंड का, किसी भूभाग का टूट कर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना अपर्दन कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है तीसरा, प्राणी वर्गिक अपक्षय के कारक कौन कौन से हैं, वनस्पति, जीव जंतु और मानव। प्राणी वाला है तो मानव, जीव जंतु और वनस्पति। रसायन द्वारा आए तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। और अगर आपका भौतिक आए तो जल, सूर्यताप, तुषार, वायुदाब आदि तत्व या कारक आएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जेम्स हटन महोदय ने। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, उठकर जरूर क्वेश्चन पेपर में आएगा। कौन सा सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम भी याद रखना है, या आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक रूपतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, आपको ये चीजें भी याद रखनी है। कौन सा सिद्धांत है, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया है, जेम्स हटन महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपका, अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि अपर्दन चक्र, जो अपर्दन एक चक्र की प्रक्रिया का सिद्धांत है, इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, विलियम मॉरिसन डेविस। पूरा नाम याद नहीं रहे तो आपको डेविस नाम याद जरूर रखना है। ये क्वेश्चन आपका आएगा और आएगा, आईएमपी लगा देना, मोस्ट आईएमपी लगा देना। अगला है मोस्ट आईएमपी, ये भी क्वेश्चन है, देखें क्या है। क्वेश्चन है कि डेविस का भौगोलिक चक्र कितने चरणों में हुआ है, कितने चरणों में हुआ है, तो 3 चरणों में। उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, डेविस के त्रिकुट में शामिल है। अब डेविस जो महोदय थे जिन्होंने अपर्दन चक्र दिया है, भौगोलिक अपर्दन चक्र दिया है, उसमें 3 शब्द इन्होंने शामिल किए हैं, 3 अवस्थाएं बताई है और 3 ही तत्व या 3 त्रिकुट बताए। उन 3 त्रिकुट का नाम आपको याद होना जरूरी है, और तीनों का नाम क्या है, संरचना, प्रक्रम और समय। आएगा पक्का क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से डेविस के त्रिकुट में शामिल नहीं है, तो संरचना, प्रक्रम और समय तो शामिल है, इसके अलावा जो भी आता है तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, तो डेविस के त्रिकुट में शामिल है संरचना, प्रक्रम और समय। अगला क्वेश्चन है, डेविस का भौगोलिक चक्र कितने चरणों में है, तो 3 चरणों में, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वी आकार की घाटी का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो ये तरुणावस्था में होता है, यानी कि जो प्रौढ़ावस्था ही होती, जो नई नई निकलने वाली अवस्था होती है, फर्स्ट अवस्था, उसे ही तरुणावस्था कहते हैं। उसी समय वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, घाटी को चौड़ा करने की प्रक्रिया की अवस्था में किस अवस्था में होता है, यानी घाटी को, पहले तो देखो फर्स्ट अवस्था में तो क्या होता है, वी आकार की घाटी का निर्माण कब होता है, तरुणावस्था में। फिर दूसरी अवस्था कौन सी है, तो प्रौढ़ावस्था, उसमें घाटी को गहरा करने की अवस्था कहा जाता है। पहली अवस्था वी आकार की घाटी, दूसरी अवस्था घाटी को गहरा करने की अवस्था, तो प्रौढ़ावस्था किस नाम से जानी जाती है, घाटी को
चौड़ा करने की प्रक्रिया के अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोनाड नाक क्या है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। मोनाड नाक क्या है? तो समप्राय मैदान को, या जो पहले ये स्थल भाग, पहले ये था, फिर अपर्दन के कारण ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर लास्ट में क्या बन गया? केवल समप्राय मैदान बन गया। इसी समप्राय मैदान को डेविस महोदय ने क्या कहा है? समप्राय मैदान की संज्ञा दी है, या जिसे क्या कहा है? मोनाड नाक कहा है। ठीक है ना, ये शब्द याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था शब्द के स्थान पर वॉल्टर पेंक, देखो आपके अपर्दन चक्र से संबंधित दो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता हैं। पहला तो है आपका डेविस महोदय, दूसरा है वॉल्टर पेंक महोदय। अब वॉल्टर पेंक महोदय ने जैसे डेविस ने 3 अवस्था बताई है, तरुणावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था, इस तरह से। और इन्होंने जो अवस्था शब्द के स्थान पर पेंक ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंटिवक्लुंग शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन आईएमपी, तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों को पेंक ने क्या कहा है? जैसे लास्ट में जो मैदान बच जाता तो उसको तो डेविस महोदय ने क्या कहा है? क्या कहा है? मोनाड नाक कहा है। ठीक है ना। अब उसी संप्राय मैदान में कुछ चोटियां बच जाती, छोटी छोटी, उन चोटियों को, शंक्वाकार नुकीली पहाड़ियों को पेंक महोदय ने क्या कहा है? तो इंसेलबर्ग कहा है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, गार्ज के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? तो कैनियन कहते हैं। गार्ज यानी कि गर्त, और उसी के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्रक इंसेलबर्ग भूस्तंभ ज्यूजेन का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। फिर से पढ़ते हैं एक और बार। छत्रक इंसेलबर्ग भूस्तंभ ज्यूजेन का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो क्रिया बतानी है हमको, तो क्रिया क्या हो जाएगी आपकी? पवन अपर्दन के द्वारा। वायु अपर्दन भी बोल सकते हैं, पवन अपर्दन भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप होते हैं। ये भी आईएमपी क्वेश्चन, ये तो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? पवनानुवर्ती, देखो आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा। पवनानुवर्ती, पवन के समान, यानी कि पवन की दिशा के समान चलने वाली जो बनते हैं, क्या? बालू का स्तूप, उन्हें क्या कहते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। अब जो पवनानुवर्ती है उसका विपरीत कौन सा है? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ में कैसे होते हैं? वायु की दिशा के समकोण, यानी 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है ना, ये भी चीज याद रखना, क्वेश्चन आएगा इससे। अगला क्वेश्चन है आपका, बरखान होते हैं, कैसे होते हैं? आकार कैसा है इनका? चापाकार होता है, तथा कैसा होता है? नव चंद्राकार। नया नया जो चांद निकलता है उसे नव चंद्राकार कहते हैं, और यही चापाकार व्यवस्था के रूप में भी, आकृति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में आपने तरुणावस्था पढ़ी थी, उसमें वी आकार की घाटी पढ़ी थी। अब आती है कि जो हिमनद है, हिमालय से या जो पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली नदी है हिमनद, उसके द्वारा निर्मित होती है, क्या होती है? तो यू आकार की घाटी। जल द्वारा निर्मित होती है वी आकार की घाटी, और हिमनद द्वारा निर्मित होती है कौन सी? यू आकार की घाटी। ये चीज आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा कि यू आकार की घाटी का निर्माण होता है तो हिमनद या घाटी हिमनद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्क या हिमगह्वर है, कैसा है? सर्क और हिमगह्वर, स्थलाकृति जिसका निर्माण हिमनद द्वारा होता है। एक स्थलाकृति है सर्क और हिमनद, और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा होता है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। पर्वतीय हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है?
निम्नलिखित में से पर्वतीय हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने जितनी हो सकती है वो सब आपको इसमें बताने की कोशिश की है। तो देखें कौन कौन सी है। हॉर्न, नूनाटक, शंखपुच्छ, हिमसोपान, फ्रियोड्रम या ड्रॉम है शायद, ठीक है। हॉर्न कुछ इस प्रकार की आकृति निर्मित होती है, नूनाटक इसी के विस्तृत रूप को कहते हैं, शंखपुच्छ जो पीछे पुच्छ नुमा आकृति बनती है, हिम सोपान कुछ इस प्रकार से बनते हैं। तो ये कुछ कुछ आकृति भी हैं जो आपको मैंने पढ़ा दी है, वैसे फिर भी मैंने इसमें आईएमपी क्वेश्चन के रूप में आपको बताई है। आई होप ये आपको पूरे 30 के 30 क्वेश्चन समझ आएंगे। ये मेरा वादा है कि आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस मेहनत से जो हम क्वेश्चन छाटे हैं उस हिसाब से तो आना चाहिए। इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। इसके अलावा भी मैंने जो जो क्वेश्चन मुजावानी बताए हैं आप उसे भी नोट डाउन करें, अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में फिर तीसरी यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।